नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने हिस्ट्री की बुक की पहला चैप्टर है आपका प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल। यहाँ से बड़ी बड़ी एग्जामों में, छोटी छोटी सभी एग्जामों में आपके प्रश्न बनते हैं और आप देख रहे होंगे कि बदलते हुए पैटर्न एग्जाम आप देखते हैं और वहाँ से प्रश्न डीप में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और अब वन लाइनर शॉर्ट पढ़ने से सिलेक्शन तो होना नहीं है। इससे हमने ये सोचा है कि हम आप लोग को डीप में आपकी विस्तृत जानकारी दें, जिससे कि कोई भी प्रश्न आपका आए तो आपसे छूटे नहीं, वो आप बना सकें उसको। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इतिहास अतीत में किए गए मानव प्रयास की अनुक्रमिक कथा है। इतिहास के आवश्यक अंग हैं अतीत, एक मिनट दोस्तों, अतीत युग, अतीत सभ्य युग और मानव प्रयास और घटनाओं का अनुक्रमिक प्रयास, वर्तमान जो अभी जीवित है। इतिहास का विशेष विषय नहीं, यद्यपि यह शीघ्र अतीत होकर उसका अंग हो जाएगा। घटना जो संपन्न हो चुकी, चाहे अभी चाहे सहस्राब्दी पूर्व, इतिहास का अंग हो जाती है। इतिहास विगत घटनाओं का चिंतन करता है। जब हम ऐतिहासिक क्रम में घटनाओं का वर्णन करते हैं तब उन्हें कालक्रम में वितरित करते हैं और जो भौगोलिक क्रम से उनका उल्लेख करते हैं तथा उन्हें स्थान अनुसार रखते हैं। इतिहास और भूगोल दोनों कारण और परिणाम के साथ घटनाओं के तिथि और स्थान को व्यवस्थित प्रदान करते हैं। अतः निरंतरता और परिवर्तनीयता का समसामयिकी विश्लेषण ही इतिहास है। इतिहास हमारी और हमारे समाज की दिशा और निर्धारण करता है और भविष्य को सुरक्षित बनाने का प्रयास करता है। प्राचीन भारत का इतिहास मानव सभ्यता के उस समय का इतिहास है जब हम अपने निर्माण की अवस्था में थे। विशाल पर्वतमालाओं और नदियों की भूमिका प्राचीन भारत के इतिहास के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान मानव का स्वरूप क्रमिक विकास का परिणाम है। इतिहासकारों ने अध्ययन हेतु सरलता की दृष्टि से इस इतिहास को कई वर्गों में विभाजित किया है। प्राचीन भारत उसी वर्गीकरण का एक भाग है। ऐतिहासिक कालक्रमों का अध्ययन हम ऐतिहासिक सामग्री स्रोत के आधार पर करते हैं। क्योंकि इतिहास उन बातों का वृत्तांत होता है जो भूतकाल में हुई हो। इसीलिए मूलतः महत्वपूर्ण तथ्यों को चुनकर अतीत का पुनर्निर्माण करने को इतिहास कहते हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य हमारे लिए कई रूपों में सुरक्षित हैं, जिन्हें हम इतिहास की सामग्री स्रोत कहते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत क्या क्या हैं, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत अनेक और विविध प्रकार के हैं। हमारे इतिहास के स्रोत के क्षेत्र में किसी नदी के तट पर एक निर्जन टीले को खोद कर निकाले गए प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य द्वारा पत्थर को काटकर बनाए गए और गंडासों से लेकर भव्य इमारतों के भग्नावशेषों और राजकवि बाण के हर्ष चरित्र तक सभी प्रकार की चीज़ें शामिल हैं।
अपने अध्ययन की सुविधा के उद्देश्य से हम इन्हें मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, एक तो पुरातात्विक और दूसरी साहित्यिक संबंधी सामग्री। इन दोनों श्रेणियों को आगे फिर और छोटी छोटी श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत। इसमें अभिलेख, पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख क्या है? प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण हैं। सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के बोगजकोई से प्राप्त अभिलेख है। इन पर वैदिक देवताओं मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं और ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलती है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो लगभग 300 ईसा पूर्व के लगभग D.R. भंडारकर नामक विद्वान ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया था। इसका इतिहास, अशोक का इतिहास। अशोक के अभिलेख ब्राह्मणी, खरोष्टी, यूनानी और अरामाइक लिपियों में मिलते हैं। यहाँ पे प्रश्न ये बन सकता है कि अशोक के अभिलेख किस लिपियों में मिले हैं? तो यहाँ पे ब्राह्मणी, खरोष्टी, यूनानी और अरामाइक लिपियों में मिले हैं। यहाँ पे आपको एग्जामिनर भ्रमित करता है, दो या तीन आपकी लिपियाँ दे देगा, एक छोड़ देगा और दूसरी डाल देगा। फिर पूछेगा कि यहाँ पे कौन सी अशोक के अभिलेख की जानकारी किस अभिलेख से नहीं मिलती है, वो आपको टिक करना होगा। मास्की, गुर्जरा और निट्टूर और उदयगोलम से प्राप्त अभिलेख में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। ये पूछा जाएगा अशोक के नाम का उल्लेख किस में है? मास्की, गुर्जरा में है, मिलता है। अन्य अभिलेखों में इसे देवनापिय मतलब देवताओं का प्यारा कहा गया है। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मणी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। पूछा जा रहा है 1837 यहाँ पे अशोक के ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है और किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब? 1937 ईस्वी में पढ़ा था। अशोक के बाद भी अभिलेखों की परंपरा कायम रही। अब हमें अनेक प्रशस्तियाँ मिलने लगीं, जिनमें दरबारी कवियों, लेखकों द्वारा अपने आश्रयदाता की प्रशंसा के शब्द मिलते हैं। इन अभिलेखों से संबंधित शासकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इनमें प्रमुख हैं, जैसे हम कहें हाथी गुफा अभिलेख जो है किस शासक से संबंधित है? तो आपको बताना होगा ये खारवेल से संबंधित है। इनके विषय में क्या लिखा है? खारवेल के शासक की घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन है इसमें। जूनागढ़ अभिलेख अगर पूछा जाए किससे संबंधित है, तो रुद्रदामन से संबंधित है। इसमें रुद्रदामन की विजय, व्यक्तित्व और कृतियों का विवरण मिलता है। फिर पूछा जाए आपसे कि नासिक अभिलेख में किसका वर्णन है, तो गौतमी वलश्री रचनाकार हैं और सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित की जानकारी मिलती है। प्रयाग स्तंभ में आपके लेख, प्रयाग स्तंभ लेख है आपका, ये किस शासक से संबंधित है? तो आपके समुद्रगुप्त से संबंधित है ये। इसके विजय और नीतियों का पूरा विवरण मिलता है समुद्रगुप्त में। प्रयाग प्रशस्त्र समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख में पुलकेशन द्वितीय से शासक थे। ऐहोल अभिलेख में किस शासक का वर्णन मिलता है? तो पुलकेशन द्वितीय का। यहाँ पे हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के युद्ध का वर्णन मिलता है।
और भीतरी स्तंभ में, ये भीतरी स्तंभ में किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो स्कंदगुप्त के। इसके जीवन के अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण आपके भीतरी स्तंभ लेख में है, स्कंदगुप्त के। मंदसौर अभिलेख आपके मालवा नरेश यशोधर्मन से संबंधित है। सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है इसमें। यहाँ गैर सरकारी लेखों में यवन राजदूत एलियोडोरस का वेसेनगर विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिससे द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। अभिलेखों के अध्ययन को आपको एपिग्राफी कहा जाता है। पूछा जाएगा कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एपिग्राफी कहा जाता है। यहाँ हमने अभी देखा था, इस चैप्टर का सार है कि इसमें क्या क्या जानकारी मिलेगी यहाँ पे, और ये आपको याद भी होना चाहिए कि प्राचीन भारतीय इतिहास यहाँ देख लीजिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, ये आपके प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। प्राचीन भारत को दो भागों में बांटा गया था, पुरातात्विक और साहित्यिक में। पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या है, जैसे कि अभिलेख, यहाँ से पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख मिले हैं, और स्मारक और भवन मिले हैं, सिक्के मिले हैं, मूर्तियाँ, चित्रकार और मोहरें मिली हैं। प्राचीन भारत के पुरातात्विक स्रोतों के किससे जानकारी प्राप्त करेंगे, अभिलेख मिलेंगे, जो राजाओं के वहाँ के मंत्रियों ने जो अभिलेख बनाए थे, और स्मारक भवन बनवाए थे, आपके सिक्के जो बनवाए थे, मूर्तियाँ बनवाई थी, चित्रकला बनवाई थी, मोहरें जड़वाई थी, तो उसी से संबंधित हम पुरातात्विक स्रोत में तो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हमारा भारत का इतिहास किस प्राचीन में किस प्रकार का रहा था। उसके बाद में आपका साहित्यिक स्रोत देखते हैं। साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांटा गया, भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्यों का विवरण इस प्रकार है, और भारतीयों का पहले हम देखते हैं। भारतीय साहित्य में धार्मिक और लौकिक साहित्य और संगम साहित्य, और उसके बाद में फिर भारतीय साहित्य को फिर और इधर तीन भागों में बांटा गया, जैसे ब्राह्मण साहित्य, बौद्धिक साहित्य और जैन साहित्य में। यहाँ पहले हम ब्राह्मण साहित्य देखते हैं। ब्राह्मण साहित्य को कई भागों में बांटा गया, जैसे वेद है ना, वेद, अगर वेद था तो वेद में 4 वेद थे हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद हमारे पूछे जाते हैं, वेद कितने थे, वेद 4 थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आपके ब्राह्मण ग्रंथ की अगर बात कही जाए तो ग्रंथ 3 थे, ऐतरेय और कौशितकी और गोपथ, आपके ये 3 ब्राह्मण ग्रंथ थे। अरण्यक की बात कही जाए, तैत्तिरीय, आपके मैत्रायणी, आपके ऐतरेय, ये आपके अरण्य भी आपके 3 थे। उपनिषद पूछे जाए, छंदोग्य और कंठ और बृहदारण्य आदि ये उपनिषद थे। और वेदांगों की संख्या कितनी थी, पूछी जाती है कि वेदांगों की संख्या 6 थी। शिक्षा, कल्प, व्याकरण और निरुक्त और छंद, ये हमारे वेदांग 6 थे। और ज्योतिष, इसमें से प्रश्न बनता है वेदांग संख्या कितनी थी, और सबसे पहले कौन सा आया, सबसे बाद में कौन सा आया, या आपके नंबर 3 दे रखे होंगे, एक से हटा दिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा इसमें से कौन सा नहीं है, इस प्रकार से, है ना। उपवेद, जैसे आयुर्वेद, धनुर्वेद और गंधर्ववेद, शिल्पवेद, ये उपवेद थे आपके। षड दर्शन में सांख्य, योग, न्याय और वैश्विक और पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, आपके ये षड दर्शन थे। महाकाव्य आपके 2 हुए हैं, रामायण और महाभारत। रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है, और वेद व्यास जी के द्वारा महाभारत लिखा गया है। पुराणों की संख्या आपकी विष्णु पुराण,
भागवत पुराण और शिव पुराण और गरुड़ पुराण, ये पुराण 4 थे हमारे। उसके ब्राह्मण के बाद में बौद्ध साहित्य देखते हैं। बौद्ध साहित्य में सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और मिलिंद पन्नह और बुद्ध चरित्र और दिव्यावादन, ये बुद्ध साहित्य से हमें जानकारी प्राप्त होती है प्राचीन भारत की। जैन साहित्य में जैसे परिशिष्ट पर्वन और भद्र बाहु चरित्र और भगवती सूत्र और कल्प सूत्र से हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है जैन धर्म से। आगे लौकिक साहित्य में क्या था? लौकिक साहित्य में कौटिल्य का अर्थशास्त्र आपका पूछा जाता है कि कौटिल्य ने कौन सी किताब लिखी थी? अर्थशास्त्र लिखी थी। अर्थशास्त्र किससे संबंधित थी? ये पॉलिटी से संबंधित थी, न कि आपकी इकोनॉमी से, है ना। कल्याण का राजतरंगिणी पूछा जाता है कि राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? तो कल्याण की है। पाणिनि का अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है? पाणिनि की पुस्तक है ना। आपके विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? विशाख दत्त की। कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, ये नाटक है कालिदास का। मालविका मित्रम, रघुवंशम और मेघदूतम, ये हमें लौकिक साहित्य के बारे में लौकिक साहित्य से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। बाणभट्ट का हर्षचरित्र पुस्तक है। हर्षचरित्र किसकी पुस्तक है? आपकी बाणभट्ट का हर्षचरित्र कादम्बरी, ये बाणभट्ट की पुस्तकें हैं। संगम साहित्य में जैसे तिरुकुरल, आपके शिल्पादिकारम और मणिमेखले और जीवक चिंतामणि, ये संगम साहित्य था। यहाँ देखते हैं विदेशी स्रोतों के विवरण। आपके विदेशी स्रोतों के विवरण में जैसे प्राचीन एवं रोम के लेखक आपके मेगास्थनीज, आपका रोम का रहने वाला, यूनान का रहने वाला था मेगास्थनीज, और टॉलमी और हेरोडोटस और नियाकस और एरिस्टोबुलस, आपके ये यूनान के रहने वाले थे। और चीनी लेखक आपके फायान, हैंसांग, इत्स्यांग, ये चीनी लेखक थे। और अरबी के अल सुलेमान, आपका ये अरबी लेखक था। और अल मसूदी और इब्न बतूता, ये भी आपके अरबी लेखक थे। यहाँ देखते हैं स्मारक और भवन देख लीजिए, हमको पढ़ चुके। स्मारक और भवन से जनता की आध्यात्मिक और धर्म निष्ठा का ज्ञान होता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त भवनों से 5500 वर्ष पुरानी सैंधव सभ्यता, कौन सी सभ्यता? सैंधव सभ्यता का पता चलता है। नवीन स्रोतों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी है। और अतरंजी खेड़ा, जो कि उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पड़ता है, की खुदाई से पता चलता है कि देश में लोहे का प्रयोग लगभग 1000 के लगभग प्रारंभ हो गया था। प्राचीन काल में भारत में भारी संख्या में मंदिरों का निर्माण हुआ, जिनके अवशेष बिखरे रूप में पूरे देश में हैं। आगे महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास का पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। विभिन्न स्थानों से प्राप्त मंदिर, जैसे कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर आपके ललितपुर में है। पूछा जाता है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है? ललितपुर में।
भीतरगांव का मंदिर आपका कानपुर में है। अजंता की गुफाएं आपकी चित्रकला से संबंधित है, ये सुल्तानगंज से प्राप्त बौद्ध की ताम्र मूर्ति आज से हिंदू कला एवं सभ्यता के पर्याप्त विकसित होने के प्रमाण मिलते हैं। आपके उत्तर भारत के मंदिर पूछा जाएगा, उत्तर भारत के मंदिर जो थे नागर शैली में बने हुए थे और मध्य भारत के मंदिर आपके बेसर शैली में बने हुए थे आपके, और दक्षिण भारत के मंदिर आपके द्रविड़ शैली में बने हुए थे। दक्षिण भारत में तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर आपका द्रविड़ शैली का उदाहरण है, तथा उत्तर भारत में खजुराहो मंदिर कंदरिया महादेव का मंदिर नागर शैली का उदाहरण है। भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक द्वीपों से हिंदू संस्कृत से संबंधित स्मारक मिले हैं। इनमें मुख्य रूप से जावा के बोरोबुदुर स्तूप, महायान बौद्ध स्तूप और कंबोडिया का अंकोर वाट का मंदिर उल्लेख किया जा सकता है। सिक्के प्राचीन भारत के बारे में अब स्मारक से जानकारी मिलती है। हमें अब प्राचीन भारत के बारे में जानकारी लेनी है तो आपको सिक्के भी, प्राचीन भारत में सिक्के भी वहाँ के राजाओं ने चलवाए थे। अभिलेख, स्मारक और भवन के अतिरिक्त प्राचीन राजाओं द्वारा ढलाए गए सिक्के प्रचुर ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध कराते हैं। साधारणतः 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं की सहायता से प्राप्त होता है। कुछ प्राप्त मुद्राओं में तिथियां भी खुदी हुई हैं, कालक्रम निर्धारण में अत्यंत सहायक सिद्ध हुई है। पुराने सिक्के तांबा, चांदी और सोना, सीसा धातु के बने होते थे, है ना। प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। आहत सिक्के ये पंचमार्क सिक्के ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं और ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण ही भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। आहत मुद्रा का मतलब कहने का सीधा सा अर्थ है कि उनको पीट के बनाया जाता था। इसी वजह से मान लीजिए हमारे ऊपर अगर कोई पीटता है या कोई षड्यंत्र रचता है या हमें मारता है तो हमें आहत होगी ना, मतलब तो उसी प्रकार से ये आहत शब्द वहीं से आया है। पंचमार्क आहत सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि के चिन्ह बने होते हैं। पूछा जा सकता है आपसे कि जो आहत के सिक्के थे उन पे किस किस का चित्र मिलता है। आपके मछली, सांड, हाथी और अर्धचंद्राकार पेड़ के चिन्ह बने होते हैं। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में बने हैं, जो मुख्य सीसा, चांदी और तांबे सोने के हैं। सात वाहनों ने शीशे तथा गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के बनवाए थे। पूछा जाएगा आपसे कि सातवाहनों ने शीशे के सिक्के बनवाए थे और गुप्तकालीन शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के बनवाए थे। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमेस्टिक्स कहा जाता है। मूर्तियां देख लीजिए। प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से आरंभ हुआ था और गांधार कला की मूर्तियों पर विदेशी प्रभाव है, जबकि मथुरा कला जो है पूर्णतः स्वदेशी है आपकी। और भरहुत, बोधगया और सांची और अमरावती की मूर्तियों में जनसाधारण के जीवन झलक देखने को मिलती है। आपकी चित्रकला की अगर बात करें
अजंता के चित्रों में मनोभावों की सुंदर झलक मिलती है। चित्रकला माता और शिशु और मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक उन्नति का पूर्ण आभास होता है। बोधिसत्व पद्म पाण का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और यह चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है। मोहरों से प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। अवशेषों से प्राप्त मोहरों से प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिली है। मोहरों से व्यापारिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बसाड़ से प्राप्त मिट्टी की मोहरों से बने धार्मिक प्रतीकों से उनकी धार्मिक अवस्थिति का ज्ञान होता है। साहित्यिक स्रोत में देख लीजिए प्राचीन भारतीय साहित्य के स्रोत किस प्रकार का रहा था। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर ग्रंथों की चर्चा की जाती है। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण और स्मृति ग्रंथ आते हैं, जबकि ब्राह्मणेतर ग्रंथों में बौद्ध और जैन साहित्यों से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जाता है। लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ और जीवनीय, यात्रा वृत्तांत, कल्पना प्रधान और गल्प साहित्य का वर्णन किया जाता है। इनका अलग अलग विवरण निम्न प्रकार है। ब्राह्मण साहित्य में देख लीजिए वेदों के द्वारा प्राचीन कार्यों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनैतिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। वैदिक युग के सांस्कृतिक दिशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत वेद है। वेदों की संख्या आपकी 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आपके 4 वेद हैं और वेद आपसे पूछे जाते हैं एग्जामों के वेद कौन से हैं। ऋग्वेद देख लीजिए। ऋग्वेद का समय पीरियड आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। यह ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। यह एक ऐसा वेद है जो ऋचाओं में बद्ध है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 सूक्तियाँ और 10,580 ऋचाएँ हैं। इस वेद को पढ़ने वाले को होत्र क्या कहते हैं? ऋग्वेद को होत्र कहते हैं। ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सविता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है और 10वां मंडल चातुर्य वर्ण समाज की संकल्पना का आधार है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं आपके, ऐतरेय और कौशिकी अथवा सांख्यान। नोट संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद को विशेष माधव पधारों के साहित्य में शामिल किया गया है। यजुर्वेद की अगर बात करें, इसमें यजुर्वेद में यज्ञ किए जाते हैं। यज्ञों के नियम और विधानों का संकलन मिलता है। यही कारण है कि इसे कर्मकांड वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद पद्य और गद्य दोनों में है। यजुर्वेद के 2 भाग, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद आपका गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को पुरोहित या अध्वर्य कहा जाता है कहलाता है। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद कंठोपनिषद और ईशोपनिषद और श्वेतरोपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद स्थित हैं। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय आपका ईशावास्य उपनिषद है, जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं आपके, शतपथ और तैत्तिरीय।
अगला वेद आपका सामवेद है। सामवेद का अर्थ होता है गाना। साम का अर्थ होता है गाना। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले यज्ञ मंत्रों का संग्रह है, जिसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। 7 स्वर आपके सा रे गा मा पा धा नी की उत्पत्ति इसी वेद से हुई है, सामवेद से। सामवेद में कुल आपकी 1875 ऋचाएं हैं। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला को उद्गाता कहलाता है, जिसमें मुख्यतः सूर्य स्तुति के मंत्र होते हैं। सामवेद के मुख्य उपनिषद आपके छंदोग्य और जैमिनीय हैं और सामवेद को ब्राह्मण ग्रंथ या पंच विश्व ब्राह्मण षड विश्व ब्राह्मण कहते हैं। अगला वेद है आपका अथर्ववेद। इसकी रचना अथर्व और अगिरस ऋषि द्वारा सभी ग्रंथों के बाद में की गई, इसीलिए इसे अथर्वागिरस वेद भी कहा जाता है। इसमें 731 सूक्त और 20 अध्याय, लगभग 6000 मंत्र हैं। इसमें ब्रह्मा ज्ञान, धर्म, सामाजिक, औद्योगिक, औषध प्रयोग, रोग और निवारण, जादू टोना और तंत्र मंत्र आदि अनेक विषयों का वर्णन है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। अथर्ववेद के उपनिषद मुंडकोपनिषद और प्रश्नोपनिषद और मुंडकोपनिषद हैं। मुंडकोपनिषद से ही भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नोट: इन 4 वेदों को संहिता कहते हैं। पूछा जाएगा आपसे कि वेदों को क्या और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको संहिता के नाम से जाना जाता है। आपका अगला है ब्राह्मण्य। इसमें आरण्यक और उपनिषद शामिल हैं। संहिता के पश्चात ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद का स्थान है। इसने उत्तर वैदिक कालीन समाज और संस्कृति के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या के लिए गद्य में लिखे गए हैं और प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, जो निम्नलिखित तालिकाओं में क्रमशः उल्लिखित हैं। ऋग्वेद आपका ऐतरेय या कौशितकी ब्राह्मण, यजुर्वेद आपका शतपथ या तैत्तिरीय ब्राह्मण, आपका सामवेद आपका पंचविश षड्विश ब्राह्मण, अथर्ववेद आपका गोपथ ब्राह्मण। वेदांग या सूत्र की चर्चा करते हैं। वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। आपके वेदांग पूछे जाते हैं। वेदांग कितने? 6 हैं। कौन कौन से हैं? शिक्षा, उच्चारण विधि, ज्योतिष आपका भाग्यफल, आपका कल्प आपका कर्मकांड, व्याकरण आपका शब्द व्युत्पत्ति, निरुक्त आपका भाषा विज्ञान और छंद आपका चतुष्पदी श्लोक। ये वेदों के शुद्ध उच्चारण और यज्ञ करने में सहायक हैं। इसी प्रकार वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया और स्रोत सूत्र, ब्राह्मण सूत्र और धर्म सूत्र के अध्ययन से हम यज्ञीय विधि विधानों, कर्मकांडों, राजनैतिक विधि व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। महाकाव्य। वैदिक साहित्य के बाद भारतीय इतिहास में महाकाव्यों का समय आता है। इसमें रामायण और महाभारत प्रमुख शामिल हैं। रामायण हमारा आदि काव्य है। इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसमें हिंदुओं और यवनों के शासकों के संघर्ष का वर्णन मिलता है। किसमें? रामायण में। महाभारत की रचना वेद व्यास के द्वारा की गई थी। इसमें प्राचीन भारत की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दशा का पता चलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से महाकाव्यों को विशेष महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि इसमें वर्णित कथाओं में कल्पना का समावेश अधिक होता है। पुराण आपसे पूछे जाएं
पुराणों में प्राचीन भारतीय इतिहास का अच्छा क्रमबद्ध वर्णन मिलता है। पुराणों की संख्या आपकी 18 है। अधिकांश पुराणों की रचना तीसरी और चौथी शताब्दी में की गई है। पुराणों का रचयिता या संकलनकर्ता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है और पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। पुराण प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल तक की ऐतिहासिक घटनाओं का परिचय कराते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले के प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए तो पुराण की एकमात्र स्रोत है। ब्राह्मणेतर साहित्य में आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म आता है। भारतीय इतिहास के साधन के रूप में बौद्ध धर्म का विशेष महत्व है। बौद्ध साहित्य ग्रंथ को त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक बौद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है: विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक संघ संबंधी नियम और आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह है। सुत्त पिटक धार्मिक सिद्धांत और धर्मोपदेश का संग्रह है, वहीं अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत का संग्रह है। बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। बौद्ध ग्रंथों से संबंधित जातक में बौद्ध से संबंधित घटनाओं का वर्णन मिलता है। दीपवंश या महावंश नामक 2 पाल ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है और नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो पाली भाषा में रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें हिंद यवन शासक मिनांडर के विषय में सूचनाएं मिलती हैं। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। महायान संप्रदाय के ग्रंथ ललित विस्तार और दिव्यावादन आदि हैं। ललित विस्तार में बुद्ध को देवता मानकर उनके जीवन कार्यों का चमत्कारिक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। दिव्यावादन द्वारा अशोक के उत्तराधिकारियों से लेकर पुष्यमित्र शुंग तक के शासकों के विषय में सूचना मिलती है। नैतिक प्रकरण और अवदान शतक एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है आपका। जैन साहित्य देख लीजिए। जैन साहित्य से प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। जैन साहित्य को आगम क्या कहते हैं? आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्वन और भद्रबाहु चरित्र और आचारांग सूत्र और भगवती सूत्र, कालिका पुराण और त्रशिष्ट लक्षण महापुराण आदि प्रमुख है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ तथा जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। ऐतिहासिक रचनाओं में अर्थशास्त्र का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। अर्थशास्त्र की रचना आपकी समुद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य ने की थी, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था का पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। कल्याण द्वारा रचित राजतरंगिणी भी विशेष उल्लेखनीय है। यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। इसमें आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी के प्रारंभ तक के कश्मीर के प्रत्येक शासक के काल की घटनाओं का क्रमानुसार वर्णन किया गया है। राजतरंगिणी में अर्ध ऐतिहासिक रचना में पाणिनि की अष्टाध्यायी
और कात्यायन की वार्तिका और पतंजलि की महाभाष्य और विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस तथा कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम आदि उल्लेखनीय हैं। ऐतिहासिक जीवनियों में अश्वघोष कृत बुद्ध चरित्र और बाणभट्ट की हर्ष चरित्र और वाक्यपति का गौड़वहो और बिल्हड़ का विक्रमांक देव चरित्र और संध्याकर नंदी कृत रामचरित्र और हेमचंद्र कृत जैसे कुमारपाल चरित्र और जयानक कृत पृथ्वीराज विजय आदि महत्वपूर्ण हैं। प्रमुख साहित्यिक रचनाएं देख लीजिए। यहाँ से ये रचनाएं आपके प्राचीन भारत से पूछी जाती हैं और आपको पूछे जाएंगे तो उत्तर देना पड़ेगा। यहाँ से अष्टाध्यायी आपकी पढ़ने की रचना है और व्याकरण ग्रंथ है ये। मुद्रा राक्षस आपकी विशाख दत्त की रचना है। मौर्य काल के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। महाभाष्य आपकी अष्टाध्यायी पर टीका है। टीका ये पतंजलि के द्वारा लिखा गया था। पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी मिलती है। कथा सारित सागर आपकी सोमदेव की रचना है। मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। और बृहत कथा मंजरी आपकी क्षेमेंद्र की रचना है। ये मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र आपकी ये कौटिल्य की रचना है। ये राजनीतिक रचना है। पूछा जाता है कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र क्या पॉलिटिकल है या इकोनॉमिकल है, तो आपका पॉलिटिकल है। मौर्य काल के बारे में प्रकाश पड़ता है। नीतिसार आपका मंदक कामंदक की रचना है। ये गुप्तकालीन राज्य तंत्र पर कुछ प्रकाश पड़ता है। मालविकाग्निमित्रम आपकी कालिदास की रचना है। शुंग वंश के बारे में जानकारी और मृच्छकटकम आपकी शूद्रक की रचना है। ये गुप्तकालीन समाज का वर्णन और हर्ष चरित्र आपकी बाणभट्ट की रचना है। हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन और रामचरित्र आपकी संध्याकर नंदी की रचना है। और बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा है इसमें रामचरित में। पृथ्वीराज रासो चंद्रोदय की रचना है। आपकी पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन है और राज तरंगड़ी आपकी कल्हड़ की रचना है। ये कश्मीर के राजवंशों की क्रमबद्ध जानकारी मिलती है। ये दोस्तों ये वाली स्लाइड बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसे देख लीजिए। विदेशी साहित्य और विदेशी साहित्यों के विवरण यहाँ पे। यूनान एवं रोम के लेखक, चीनी यात्रियों के विवरण, अरब यात्रियों के विवरण। यूनान और रोम के लेखक यूनान के प्राचीन लेखकों में टैसियस और हेरोडोटस के नाम प्रसिद्ध हैं। टैसियस ईरान के राजवैद्य थे। टैसियस के वर्णन में अधिकांशतः कल्पित कहानियां हैं जो पूर्णतः अविश्वसनीय हैं। हेरोडोटस आपका यूनान का रहने वाले थे। आपके हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। पूछा जाता है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को। इसने 5वीं सदी ईसा पूर्व हिस्टोरिका की रचना की थी। इसमें भारत फारस के संबंधों का वर्णन मिलता है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक आपके नियाकस और नेसिक्रिस्टस और अरिस्टोबुलस आपके ये सिकंदर के साथ में कुछ लेखक आए थे। सिकंदर के पश्चात के लेखकों में 3 राजदूतों मेगास्थनीज और डाइमेकस और डायोनियस के नाम का उल्लेखनीय है। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की और सेल्यूकस निकेटर ने राजदूत था। मेगास्थनीज इंडिका में मौर्यकालीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा और डाइमेकस यह सीरिया नरेश अंतियोकस का राजदूत था। यह बिंदुसार के राजवैद्य में आया था। डायोनियस
डायोनिसियस यह मिस्र, नरेश, टॉलेमी और फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो बिंदुसार। अन्य स्रोतों में अशोक भी पढ़ने में मिलता है कि राज दरबार में आया था। प्लानी इसने पहली सदी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी, जिसमें भारत के पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थों की जानकारी मिलती है। टॉलमी की पुस्तक जियोग्राफी और किसी अज्ञात लेखक की पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेन सी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे भारत के भूगोल और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। चीनी यात्रियों के विवरण यहाँ देख लीजिए। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में चीनी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चीनी यात्री बौद्ध अनुयायी थे तथा भारत में बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा और बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए आए थे। इनमें प्रमुख थे फायान, आपका चीनी यात्री था। यह 5वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। इसने भारतीय समाज, यहाँ की संस्कृति, आर्थिक स्थिति का प्रकाश डाला। और हैंसांग 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इसने सीयू की पुस्तक पूछी जाती है। सीयू की किसकी पुस्तक है? ये हैंसांग की है। और ये पूछा जाता है कि हैंसांग किसके समय में आया था? तो हर्षवर्धन के, फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। इत्स्यांग यह 7वीं सदी के अंत में भारत में आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय अपने समय के भारत का वर्णन किया है। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच की थी। अरब यात्रियों का विवरण देख लीजिए। अरब यात्रियों द्वारा तथा लेखकों उनके भारत की यात्रा के विवरण से हमें पूर्व मध्यकालीन भारतीय समाज और संस्कृति के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। इन लेखकों में अल-बरूनी, इब्न बतूता, ये अरब के रहने वाले थे, का नाम सर्वप्रथम है। अल-बरूनी अगला लेखक था। अल-बरूनी यह 11वीं सदी में मोहम्मद गोरी के भारत आया था और अरबी में लिखी गई इसकी कृति तहकीक ए हिंद और किताबुल हिंद भारत की खोज आज की इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है आपकी। सर्वप्रथम 1888 ईस्वी में एडवर्ड साची ने अरबी भाषा के तहकीक ए हिंद का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया था। अरबी लेखकों में अल-बरूनी के अतिरिक्त जैसे अल-बिलादुर्री और सुलेमान हसन निजाम और फरिश्ता निजामुद्दीन इब्न बतूता आदि भी प्रमुख हैं। इब्न बतूता इसके द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत रहला सर्वप्रथम है जो अरबी भाषा में रचित है। यह 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विषय में प्रचुर सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे भारत में काजी के पद पर नियुक्त किया और बाद में इसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा। प्राचीन भारतीय इतिहास के विकास। प्रागैतिहासिक काल आपका, अधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल आपका। प्रागैतिहासिक काल में लक्षण लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं। आपके यहाँ पे उदाहरण पाषाण काल में आपके पुरापाषाण काल,
पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ये पुरापाषाण काल आपका 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व है, और मध्यपाषाण काल 9,000 से 4,000 ईसा पूर्व, और नवपाषाण काल 7,000 से 2,500 ईसा पूर्व। आपका पुरापाषाण काल को भी इन्होंने 3 भागों में बांटा है। निम्न पुरापाषाण काल 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व, और मध्यपाषाण काल आपका 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व। उच्च पुरापाषाण काल आपका 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। आपके ऐतिहासिक काल देख लीजिए। लिखित साक्ष्य हैं इसमें, प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध। लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। उदाहरण के लिए सैंधव सभ्यता, वैदिक संस्कृति आपकी, और आपकी ऐतिहासिक काल में और पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं। यह काल पुरातात्विक साहित्य तथा विदेशी यात्रियों के वर्णन का निर्भर करता है। इस युग में धरती बर्फ से ढकी हुई है, और भारतीय पुरापाषाण काल को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर, औजारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। जैसे निम्न पुरापाषाण काल आपका 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व, मध्यपाषाण काल आपका 5 लाख से 50,000 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व, और उच्च पुरापाषाण काल आपकी 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। प्रागैतिहासिक काल पुरापाषाण काल के नाम से आपका पुरापाषाण काल इतिहास के अवशेष सोहन नदी घाटी, बेलन नदी और घाटी, और नर्मदा नदी घाटी, जैसे भोपाल के पास भीमबेटका नामक चित्रित शैलाश्रयों से प्राप्त हुए हैं। और पुरापाषाण काल या पुरापाषाण काल के उपकरणों से विभिन्नता के आधार पर 3 कालों में विभाजित किया गया है। निम्न पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। यहाँ पे निम्न पुरापाषाण काल में क्या है, इसके उपकरण सर्वप्रथम सोहन नदी सिंधु घाटी की छोटी सहायक नदी घाटी से प्राप्त, इसी कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। इस काल में पेबुल, चॉपर और चॉपिंग उपकरणों के साथ मिलते हैं। पेबुल पत्थर के वे उपकरण होते हैं जो पानी के बहाव में रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाते हैं। चॉपर बड़े आकार वाले उपकरण हैं जो पेबुल से बनाया जाता है। चॉपिंग उपकरण द्विधारी होते हैं और पेबुल के ऊपर दोनों किनारों को छीलकर उसमें धार बनाई जाती है। और नर्मदा नदी घाटी में जैसे हथगोरा और पुरा स्थल सर्वप्रथम मानव खेड़ी के साथ मिलते हैं। मध्यपाषाण काल में, इस काल में बहुसंख्यक कोर और फ्लैक और ब्लेड उपकरण प्राप्त होते हैं, और फलकों की अवधारणा के कारण मध्यपाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों। ये उच्च पुरापाषाण काल, इस काल का प्रमुख जैसे कि पाषाणोपकरण ब्लेड है, और ब्लेड पतले और संकरे आकार वाला वह पाषाण या फलक है जिसके दोनों किनारे समांतर होते हैं तथा जो लंबाई में अपनी चौड़ाई से दुगना होता है। भारत में इस काल के उपकरण सोने घाटी, मध्य प्रदेश और सिंहभूम झारखंड, और जो
जोगदहा, भीमबेटका और रामपुर, बघेल नाल और बाघोर मध्य प्रदेश, और पटडे भद्रडे और इनाम गांव महाराष्ट्र, और नैनीगुंटा, बेमुला और कर्नूल गुफाएं आंध्र प्रदेश, और यहाँ पे सेरापुर, दोआब कर्नाटक, और बूढ़ा पुष्कर राजस्थान आदि से प्राप्त हुए हैं। मध्यपाषाण काल की अगर बात करें, इस काल के उपकरण अत्यंत छोटे होते हैं, इसीलिए इसे माइक्रोलिथिक कहा गया है। सर्वप्रथम CL कार्लाई ने विंध्य क्षेत्र से लघु पुषाणोपकरण खोजे हैं। इस काल के केंद्र हैं बेतवा घाटी और सोन घाटी मध्य प्रदेश, और कृष्णा घाटी कर्नाटक, और बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, नेवासा महाराष्ट्र इत्यादि, और आजमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर राजस्थान से प्राप्त साक्ष्य पशुपालन को दर्शाते हैं। इस काल के लोगों ने सर्वप्रथम कुत्ते का पालतू पशु बनाया था। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका शिलाश्रयों और गुफाओं के मध्यपाषाण काल के उपकरण प्राप्त हैं। इन गुफाओं की खोज 1958 ईस्वी में BS बाकड़कर ने की थी। भीमबेटका गुफा शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है, और विंध्य क्षेत्र आपके ऊपरी और मध्य गंगा घाटी मध्य पाषाणकालीन और उपकरण दृष्टि से समृद्ध हैं। विंध्य क्षेत्र के मोरहाना पहाड़ और बगहीखोर और लेखहिया स्थलों से लघु पाषाण उपकरण के साथ साथ कंकाल भी मिले हैं। लेखहिया और पुरास्थल से सर्वाधिक 17 मानव कंकाल प्राप्त किए गए हैं। इस काल में मानव अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय और महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। मध्यपाषाण कालीन स्थल राय या नाहर राय से अवस्थित सींग निर्मित उपकरण मिले हैं, और महदहा और हड्डी एवं सींग के उपकरण के अतिरिक्त आभूषण भी मिले हैं। नवपाषाण काल में भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती मेहरगढ़ पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रांतों में प्राप्त है, जिसकी तिथि 7000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस काल के दो प्रमुख केंद्र हैं, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश और रेनीगुंटा आंध्र प्रदेश, सोन घाटी मध्य प्रदेश और सिंहभूम झारखंड इत्यादि। नवपाषाण कालीन स्थल आपके बुर्जहोम और गुफकराल से अनेक गर्तावास, मृदभांड और हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम से गर्त आवास और मनुष्य के साथ साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। चिरांद आपके बिहार में प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं, जो मुख्य रूप से हिरण के सींग के हैं। कोल्ड हवा प्रयागराज से चावल के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। नवपाषाणिक संस्कृति अपनी पूर्वगामी संस्कृतियों की अपेक्षा अधिक विकसित थी। इस काल का मानव न केवल खाद्य पदार्थों का उपभोग करता था वरन उत्पादक भी करता था। वह कृषि क्रम और पशुपालन से पूर्ण परिचित हो चुका था। यहाँ पाए गए उपकरण आपके कोल्हाड़ी और बसूली और छेनी और खुरपी, कुदाल, हथौड़ी आदि प्रमुख मिले हैं। यहाँ से ये आपके कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं। आपके यहाँ बुर्जहोम था, आपका मेहरगढ़ यहाँ था आपका, ये भीमबेटका मध्य प्रदेश में थी, कोल्डहवा और मेहरगढ़ ये आपका उत्तर प्रदेश में, और चिरांद यहाँ था गंगा बेसिन, और कोलकाता यहाँ पे
दाओजली हैंडिंग यहाँ था आपका। मुंबई इनामगांव ये कृष्णा नदी और हुंसगी और कर्नूल गुफाएं ब्रह्मगिरी और यहाँ पे ये कावेरी नदी है। ये इस प्रकार से यहाँ पे पुरातात्विक संकेत देख लीजिए। पुरातात्विक स्रोत आपके और नवपाषाण स्रोत और महापाषाण स्रोत आरम्भिक गांव और आधुनिक नगर इस प्रकार के थे। ऐतिहासिक काल में देख लीजिए, पाषाण युग के समाप्ति के बाद धातुओं के युग का प्रारंभ हुआ। इसी युग में ऐतिहासिक काल और धातु काल कहा जाता है और हड़प्पा संस्कृति वैदिक संस्कृति की गणना इस काल से की जाती है। यहाँ पे मालवा संस्कृति प्रमुख कायथा, एरड़ और नवदा टोली में, और मालवा मृदभांड अपनी उत्कृष्टता के लिए जाने जाते हैं। नवदा टोली से विभिन्न कृषि फसलों के साथ मिले हैं। जयरोप संस्कृति आपकी महाराष्ट्र से थी। प्रमुख स्थान जयरोप, नेवासा, दैमाबाद और इनामगांव, और दैमाबाद से भारी संख्या में कांसे की वस्तुएं मिली हुई हैं आपकी। ये काल और संस्कृति के लक्षण, प्रमुख स्थल और महत्वपूर्ण उपकरण विशेषता देख लीजिए। निम्न पुरापाषाण काल में आपके सल्क और गंडासा खंडक और उपकरण संस्कृति। मुख्य स्थल ये आपका निम्न पाषाण काल में पंजाब, कश्मीर, सोहन घाटी और सिंगरौली घाटी और छोटा नागपुर, नर्मदा घाटी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। महत्वपूर्ण उपकरण और हस्त कुठार और बटिकासम उपकरण और होमो इरेक्ट अस्थि अवशेष नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। आपके मध्यपाषाण काल में फलक संस्कृति और नेवासा महाराष्ट्र, डिडवाना राजस्थान और भीमबेटका मध्य प्रदेश और बांकुड़ा पारुलिया पश्चिम बंगाल। फलक बेधनी और खुरचनी भीमबेटका से गुफा चित्रकारी मिली है। उच्च पुरापाषाण काल में आपकी अस्थि खुरचनी एवं दक्षिणी संस्कृति आपकी, ये बेलन घाटी, छोटा नागपुर मध्य प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में। प्रारंभिक होमो सैपियंस मानव का काल और हार्पून और फलक हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। मध्यपाषाण काल में सूक्ष्म पाषाण जैसे आदमगढ़ भीमबेटका मध्य प्रदेश और बागोर राजस्थान, सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश और सूक्ष्म पाषाण उपकरण बनने की तकनीकी का विकास, अर्धचंद्राकार उपकरण और एकधार और फसल स्थायी निवास का साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। नवपाषाण काल में पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति मिली है यहाँ पे। बुर्जहोम और गुफाकराल कश्मीर और लंगनाज गुजरात और दमदमा कोल्डहवा उत्तर प्रदेश और चिरांद बिहार और पोचमपल्ली आपकी तमिलनाडु, मास्की कर्नाटक। प्रारंभिक कृषि संस्कृति और कडप्पा बुनना और भोजन पकड़ना, मृदभांड निर्माण, मनुष्य स्थायी निवासी बना और पाषाण उपकरणों की पॉलिश शुरू और पहिया अग्नि का प्रचलन इसी नवपाषाण काल में हुआ था आपका। ये महापाषाण काल देख लीजिए। नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद दक्षिण में जिस संस्कृति का उदय हुआ उसे महापाषाण काल कहा जाता है। पत्थर की कब्रों को महापाषाण काल कहा जाता है। इन कब्रों में मानव को दफनाया जाता था। महापाषाण काल से संबंधित लोग साधारणतः पहाड़ों की ढलानों पर रहते थे। दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी भारत कश्मीर में यह प्रचलित थी। यह कब्रों की लोहे के औजार और घोड़े के कंकाल और पत्थर, सोने के गहने भी प्राप्त हुए हैं। महापाषाण काल में आंशिक सावाधान की पद्धति भी प्रचलित थी, जिनके तहत शवों को जंगली जानवरों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। और ब्रह्मगिरी आदि चन्नलूर, मास्की और चिंगलपुत्तु और नागार्जुन कंडों आदि इनके प्रमुख समाधान केंद्र हैं।
और महापाषाणकालीन लोग धान के अतिरिक्त रागी की खेती भी करते थे। इतिहासकारों ने महापाषाण काल का निर्धारण 1000 ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के बीच किया है। ये दोस्तों आपकी थ्योरी कंप्लीट होती है इस चैप्टर की। यहाँ पे इस प्रकार के प्रश्न हैं, आप देख लीजिए। इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। यूपीएससी, पीसीएस, यूपीएसआई, है ना, बीपीएससी आदि परीक्षाओं में यहाँ से पूछे जाते हैं प्रश्न। आपको इनको एक नज़र डाल लेनी चाहिए। देखिए, ये बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत यात्रा की आपकी 515 से 520 ईस्वी तक। जैसे यहाँ पे 12वां प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से, है ना। अगर वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं।